हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम जो है हिंदी का पांचवा प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। यह प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसका पूर्ण सलूशन है, वो भी विस्तार में सलूशन है, जिसमें आपको 37 प्रश्न मिलेगा। यानी कि आपको यूपी पुलिस में 37 प्रश्न के जो है कुल आपको 74 नंबर मिलेंगे। तो यह 74 नंबर आपको कैसे मिल जाए उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट पड़ा है, उसको जाकर देख लीजिए। आप देखेंगे कि आपको कितना आता है यह पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए, किसी कार्य का करने या होने का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो जो है जैसे खाना पीना, लिखना पढ़ना, सोना, ये सभी क्या हैं? तो क्रियाएं हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से जो है क्या काल कहलाता है। ठीक है, तो काल को क्या कहा जाता है? तो काल का मतलब होता है समय, यह आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, काल का मतलब समय होता है। तो यहाँ पर पूछा है काल क्या होता है, तो क्रिया के घटित होने का जो समय होता है उसको काल कहा जाता है। ठीक, और जो काल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं तो आपको पता ही होगा, आपने इंग्लिश में पढ़ा ही होगा। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल होता है। ठीक, अब ये जो है कितने कितने प्रकार के होते हैं तो यह भी आपको याद रखना है। वर्तमान काल 6 प्रकार का होता है और जो भूतकाल होता वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, भूतकाल 6 प्रकार का और भविष्य काल 3 प्रकार का। जो वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान होता है। और जो भूतकाल होता है, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतुमंद। ठीक, भविष्य में जो है सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और जो है हेतु हेतुमंद भविष्य होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो यानी संस्कृत से जो है डायरेक्ट उठा कर ला कर रख दो हिंदी में तो उसको क्या कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा तत्सम तद्भव, तो यहाँ पर तत्सम शब्द होता है। ठीक, और जो तद्भव होता है यह जो है संस्कृत से उठा के लाए तो, लेकिन वो हमको मज़ा नहीं है तो हमने उसको चेंज कर दिया अपनी भाषा में। ठीक है, अपनी बोली में, तो वह जो होता है तद्भव हो जाता है। ठीक है, देशज क्या होता है? जो अपने देश में जो है आवश्यकता अनुसार बना दिए जाएं वो देशज होते हैं। विदेशी शब्द क्या होते हैं? अन्य देश की भाषाओं से जो शब्दों को लाकर हिंदी में रख दिया गया है उनको विदेशी शब्द कहा जाता है। ठीक, तो यह अभी आपको याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव वही जो संस्कृत से आया तो, लेकिन हमने उसको अपनी भाषा में बदल दिया। जैसे यहाँ पर ग्राम है, अश्रु है और सूर्य है, ये सभी तो तत्सम है, लेकिन जो माथा है यह तद्भव है। इसका क्या होता है? तत्सम मस्तक होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो समान अर्थ बताने वाले जो शब्द होते हैं वैसे तो समानार्थी होते हैं, जिनको एक प्रकार से पर्यायवाची कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो विलोम शब्द क्या होता है? जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं। अनेकार्थी शब्द क्या होता है? एक शब्द जो है बहुत सारे अर्थों को प्रकट करते हैं तो वो अनेकार्थी शब्द होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्रज का सही विलोम क्या होगा। तो अग्रज का जो होता है अनुज होता है। ठीक है, क्या होता है? अनुज होता है। लघु का दीर्घ होता है, छोटा का बड़ा होता है। ठीक है, सूक्ष्म का मतलब भी छोटा ही होता है तो इसका क्या हो जाएगा? बड़ा रूप बड़ा हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि धन का मतलब क्या होता है। तो धन का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ होता है धन का मतलब। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा जो होती है, यानी स्वयं के ऊपर लिखी कथा क्या कहलाती है? आत्मकथा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? आत्मकथा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्न, अन्न लिखा है, ये अन्न है। ठीक, और अन्य लिखा है तो अन्न का मतलब अनाज होता है और अन्य का मतलब जो है दूसरा होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्गुण शब्द में जो है उपसर्ग कौन सा है। तो निर। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है। यहाँ पर जो है विसर्ग संधि है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जब हम संधि की बात करते हैं तो नि प्लस गुण लिखते हैं जिससे निर्गुण हो जाता है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। जो उपसर्ग होता है यह किसी भी शब्द में आगे लगता है, जो प्रत्यय होता है किसी भी शब्द के पीछे लगता है।
खिलौना जो है शब्द में मूल शब्द कौन सा है, तो खिलौना किससे बना है, तो खेल से बना है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर संधि में जो है किसका मेल होता है, तो स्वर संधि में किसका होगा, आपको पता होना चाहिए, स्वरों का ही मेल होगा। ठीक है, व्यंजन में व्यंजन और स्वरों का मेल होता है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। तो हिमालय जो है यह स्वर संधि का उदाहरण है। हिम प्लस आलय यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। स्वर संधि जो होती है ये 5 प्रकार की होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने कहाँ जाना है, तो वाक्य में जो है किस प्रकार की अशुद्धि है, तो उससे कहाँ जाना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, उससे कहाँ जाना है, तो यहाँ पर जो है सर्वनाम संबंधी जो है अशुद्धियाँ पाई गई हैं। ठीक, तो जो सर्वनाम होता है कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का होता है, यह भी आप याद रखेंगे। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ठीक, और जो पुरुषवाचक होता है 3 प्रकार का होता है, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, तो समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, जैसे राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, यह समास विग्रह है और सामासिक पद राजपुत्र ही होगा। ठीक, और संधि को तोड़ना जो है संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मवाच्य में जो है प्रधानता किसकी होती है, तो कर्मवाच्य में कर्म की, भाववाच्य में भाव की, कर्तृवाच्य में जो है कर्ता की। तो जो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जो है कोई परिवर्तन ही नहीं होता है उनको अव्यय कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, ठीक है, एवं, अर्थात, तथा, ये सभी क्या हैं, अव्यय हैं। और अव्यय जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये वाला चिन्ह जो है किसका है, तो आप जानते ही, आपने प्रयोग किया है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, पूर्ण विराम क्या होता है, तो ये देखिए पूर्ण विराम लगा है। ठीक, अल्प विराम क्या होता है, तो जो 9 होता है ऐसे एक लगा रहता है नीचे, ये है अल्प विराम। ठीक, और योजक चिन्ह क्या होता है, तो जैसे रात दिन के बीच में जो हम प्रयोग करते हैं वही योजक चिन्ह होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर क्या प्रकट करते हैं, तो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो एक ही काम से जो है 2 लाभ प्राप्त होना ही एक पंथ दो काज का अर्थ है। ठीक, नेक्स्ट है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो जो रस होते हैं कितने होते हैं, प्रमुख रसों की संख्या 9 है, वैसे तो 11 रस हैं। ठीक है, अस्थायी भावों की संख्या 9 है। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या फिर प्रेम होता है। ठीक है, रति या फिर प्रेम होता है। इसको रसराज या रसपति भी कहा जाता है, कि इसको श्रृंगार रस को। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, वीर रस का स्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। ठीक, भयानक रस का भय होता है, विभत्स का जुगुप्सा होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंडलीय छंद में जो है कितने चरण होते हैं, तो कुंडलीय छंद में जो है कुल 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं, तो 6 चरण होते हैं। तो जो कुंडलीय है विषम मात्रिक संयुक्त छंद है, जो दोहा और रोला छंदों को मिलाने से बनता है। इस छंद के प्रथम चरण की रचना जो है दोहे से और अंतिम चरण की रचना जो है रोले से होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है, तो जो है अनुप्रास अलंकार में होती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, मुदित महिपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पर जो है माँ और सा की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण या ध्वनि कहलाती है, तो यहाँ पर वर्ण दिया गया है, तो इसलिए वर्ण सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ठीक है, तो अयोगवाह कौन से हैं, अंग आहा हैं। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, डा और ढा होते हैं। ठीक है, और संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण कौन से हैं, तो छत्रंग्याक्षर हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो यह सभी आप याद रखेंगे। चलिए कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो तपस्विनी होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य का पुल्लिंग क्या होगा, तो आचार्य होगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक रखी है, पुस्तक रखी है तो सामान्य सी बात है, तो एक वचन होगा। ठीक है, पुस्तकें रखी हैं तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, वचन कितने होते हैं हिंदी में, तो दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग हुआ है, तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो यहाँ पर जो है शिक्षक ने यानी कि कर्ता ने ही पाठ पढ़ाया है, तो यहाँ पर कर्ता कारक ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो जो कारक होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, कुल 8 होती है। ठीक है, कौन कौन से हैं और उनकी पहचान क्या है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग के लिए, अधिकरण में पर संबंध काकी किरारी रे, संबोधन जो होता है हे अरे वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो ऊपर आपने पढ़ा 3 होते हैं। ठीक है, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के जो है मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साफ ही साफ दिखाई दे रहा है कि नमक जो है वह विशेषण नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है, तो नीरजा निहार रश्मि। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ठीक है, तो जो महादेवी वर्मा है इनको यामा रचना पर, ठीक है, किस रचना पर, यामा रचना पर वो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो यह भी आप याद रखेंगे। और इनका जन्म 26 मार्च 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। ठीक, इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनकी अन्य रचना निहार रश्मि, सांध्य गीत, छंदा इत्यादि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्वशी किसकी रचना है, तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और इसी पर जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1972 में दिया गया था। ठीक है, तो यह भी आप याद रखेंगे। और इनकी जो अन्य रचना है रश्मि रथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती, रेणुका, किनकी, तो रामधारी सिंह दिनकर की। और अज्ञेय को जो है कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है कि 146 से 150 तक जो है गद्यांश के अनुसार आंसर देना है। ठीक है, तो ये गद्यांश आप पढ़ लीजिए, मोबाइल फ़ोन के ऊपर है। ठीक है, ये शीर्षक मोबाइल फ़ोन ही हो सकता है। चलिए देखते हैं, तो क्वेश्चन देखिए कि कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता क्या है, तो कहीं भी रहकर कार्य को पूर्ण कर सकना। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल फ़ोन जहां सुखद है वहीं सुखद का विपरीत क्या होगा, दुखद, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यस्तता की स्थिति में जो है मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है, तो मोबाइल फ़ोन के कारण जो है व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो मोबाइल फ़ोन होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा, लाभ होगा और क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो आज जो है हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है, वो भी प्रीवियस ईयर का पेपर का सलूशन है, डिटेल्ड सलूशन है। वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा हो कमेंट ज़रूर करिए और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो 5 प्रैक्टिस सेट हो गया, जिससे आपको यदि आपको हिंदी में कुछ नहीं आता रहा होगा तो आप अभी मैं बता रहा हूँ आप 20 प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे, वो भी ईजी ढंग से। ठीक है, ऐसे ही आप बने रहेंगे तो 37 में 35 प्लस क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आपका विश्वास क्या कहता है, आप अपने ऊपर जानिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।